हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। दोस्तों, नॉरसेट 9 की एग्जाम आपकी बिल्कुल नजदीक है। आपके पास मात्र और मात्र 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिन का प्लानिंग स्ट्रेटजी आप कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे, उसी से रिलेटेड आज हम लेके आए आज शानदार वाला सेशन आपके लिए, जो कि होने वाला है एफओएन का क्विक रिवीजन। जी हाँ, एफओएन के कुछ ऐसे एमसीक्यू जिनका क्विक रिवीजन है। 10 क्वेश्चन अपन करेंगे और 10 क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 50 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको क्लियर करवाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। क्लास के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, यानी अपना जो एफओएन सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट हमें ट्रेनिंग के टाइम में हमें क्यों पढ़ाया गया था। ट्रेनिंग के टाइम में एफओएन सब्जेक्ट जो था वो क्यों पढ़ाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रोवाइडिंग पेशेंट एजुकेशन, दूसरा है एंश्योर पेशेंट सेफ्टी, तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस और इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग केयर प्लान। जी हाँ दोस्तों, उसमें अपन ने पढ़ा है कि पेशेंट को एजुकेशन कैसे देना है वो भी हमने पढ़ा है, और पेशेंट की सेफ्टी कैसे रखनी है वो भी हमने पढ़ा है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन भी पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो, हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर कि हम इस एफ1 सब्जेक्ट की स्टडी करके हम क्या करेंगे, उसके अंदर पेशेंट को केयर करेंगे। ठीक है, और पेशेंट केयर जो थी वो आपको पता हो तो अपनी जो एनसीपी था, नर्सिंग केयर प्लान जो था, उस नर्सिंग केयर प्लान में ये तीनों चीजें आ जाती हैं। पेशेंट एजुकेशन भी आती है, पेशेंट सेफ्टी भी आती है, और पेशेंट को मेडिकेशन देना भी आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग केयर प्लान। जी हाँ दोस्तों, जो आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाया है, उस नर्सिंग केयर प्लान को आपको क्या करना है, उसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है। अब देखो, एनसीपी के अंदर स्पेशली क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। एनसीपी के अंदर वही असेसमेंट होता है, ठीक है, प्लानिंग होता है, इवैल्यूएशन होता है, वो सारी की सारी चीजें आप क्या पढ़ते हो उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड गोज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नीडल। आईएम इंजेक्शन के लिए कौन सी नीडल हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। आईएम इंजेक्शन के लिए हम मोस्ट कॉमनली कौन सी सिरिंज काम में लेते हैं। 20 से 22 गोज की काम में लेते हैं, 18 से 20 गोज की काम में लेते हैं, 23 से 25 गोज की काम में लेते हैं, और 26 से 28 गोज की काम में लेते हैं। आपको पता हो, जब आप कैनुला लगाते हो, ठीक है, कैनुला लगाते हो तो सबसे प्रेफर्ड जो है वो आपकी साइज कौन सी होती है, 20 और 22 नंबर। 20 और 22 यानी वार्ड्स के अंदर देखा जाए तो कॉमनली जो है वो कौन सी यूज होती है, 20 से 22 गोज की निडल काम में आती है। ठीक है, सेम टू सेम आपको वहीं से आपको याद रखना है कि आपको 20 से 22 गोज की जो निडल है वो ही हम कहाँ यूज करेंगे, आईएम इंजेक्शन के लिए। किसके लिए, आईएम इंजेक्शन के लिए 20 से 22 गोज की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोटसेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए कि आपका जो प्रेफर्ड जो है आपकी गोज साइज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 20 से 22। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 से 22 गोज की निडल होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू इसका लिखा हुआ तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कलर कोड जरूर दिख रहा होगा। देखो, कैनुला की साइज जो होती है, पहला होता है ऑरेंज, याद कर लेना क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। F1 में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कितना गोज होता है इसका, 14 गोज का कैनुला होता है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। क्या होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। ऑरेंज होता है, उसके बाद में कौन सा होता है, ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर का जो होता है वो कितना होता है आपका, 16 गेज का कैनुला होता है। ग्रे वाला कौन सा होता है, 16 गेज का होता है। इसके बाद में व्हाइट गेज का होता है। व्हाइट गेज कितना होता है, 17। व्हाइट का कितना गेज होता है, 17 गेज होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें ग्रीन की, तो ग्रीन जो होता है सबको पता है 18 गेज। और याद रखना, इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन जो कैनुला होता है, ये ग्रीन कैनुला कहाँ यूज करते हैं अपन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। किसके लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। याद रखना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा कैनुला अपन यूज करते हैं, 18 गेज का कैनुला यूज करते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका पिंक कलर का। पिंक कलर जो है वो कितने गेज का होता है, 20 गेज का होता है। और पिंक के बाद में क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का कौन सा होता है, 22 गेज का होता है। येलो कलर वाला जो होता है वो कौन सा होता है, 24 गेज का होता है। और पर्पल कलर का जो होता है वो कौन सा होता है, 26 कलर का होता है, 26 का होता है। ठीक है, तो देखा जाए क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सबसे बड़े गेज का कैनुला का कलर कौन सा होता है, तो याद रखना 26 गेज होता है। किसका, 26 गेज किसका होता है, आपके पर्पल कलर का कैनुला जो होता है उसका गेज सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा गेज किसका होता है, ऑरेंज कलर वाले का होता है। क्लियर है, ऑरेंज कलर वाले का सबसे छोटा गेज होता है। ठीक है, तो ये याद रखना
अब इसके अंदर देखा जाए तो बच्चों में कौन सा यूज होता है, पिंक और येलो कलर का कैनुला अपन यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली आईवी थेरेपी देने के लिए। आईवी थेरेपी देने के लिए कौन से कलर का कैनुला यूज करते हैं, 20 और 22 नंबर का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, 18 गेज का कैनुला यूज करते हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द प्रेफर्ड साइट फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इज। प्रेफर्ड साइट कौन सी होती है, डेल्टोइड मसल्स, एंटीरियर थाई, एब्डोमेन और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, जिसमें सबक्यूटेनियस के नाम से आपको इंजेक्शन से याद आ जाता होगा कि सबक्यूटेनियस कौन सी देते हैं अपन, इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। सबक्यूटेनियस कौन सा इंजेक्शन देते हैं अपन, इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं। और इंसुलिन इंजेक्शन को कौन सी साइट जो है वो प्रेफर्ड साइट होती है, शायद सबको पता है, नहीं पता है तो याद कर लेना। एब्डोमेन जो है, एब्डोमेन जो है वो प्रेफर्ड साइट होती है, प्रेफर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ना फैट टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके किसमें, एब्डोमिनल पोर्शन के अंदर। क्लियर है, बाकी जो दे रखे हैं आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस, ये आईएम इंजेक्शन की है। देखो सामने आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की साइट्स दिखा रखी है, जिसके अंदर पहली तो होती है अपर आउटर आर्म। अपर आउटर आर्म, यहाँ पे आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुश्किल होता है क्योंकि थिन जो पतले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या है, यहाँ पे मसल्स को टच होने की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ पे होता है एब्डोमेन, एब्डोमेन वाले पोर्शन के अंदर भी हम मानते हैं। और ये कौन सी होती है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होती है एब्डोमिनल। ठीक है, उसी के साथ में बटक्स का अपर जो पार्ट होता है वहां पे भी अब क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। और थाइस का अपर आउटर पोर्शन जो होता है वहां पे भी क्या लगते हैं अपन, क्या लगाते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। तो मोस्ट प्रेफर्ड साइट आपसे पूछी है कि आईएम जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है उसके मोस्ट प्रेफर्ड साइट कौन सी होगी, एब्डोमेन। याद रखना, नोटसेट 9 के अंदर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, द यूनिवर्सल प्रिकॉशन प्रिंसिपल इज प्राइमरी एम्ड टू प्रिवेंट। यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन के नाम से आपको पता होगा कि कोविड के टाइम में, कोविड 19 के टाइम में जितने भी हम हेल्थ केयर वर्कर्स थे वो सबके सब सॉरी सबके सब क्या कर रहे थे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज कर रहे थे। अब यूनिवर्सल प्रिकॉशन के लिए कौन सी चीजें जो है उनको एम क्या है, क्यों हम किस लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करते हैं। पहला है मेडिकेशन एरर को रोकने के लिए, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को रोकने के लिए, क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए और निडल स्टिक इंजरीज को रोकने के लिए। क्रॉस इन्फेक्शन मैंने आपको बताया था कि क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब होता है एक कैंडिडेट से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यदि किसी टाइप का इन्फेक्शन फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। यदि यही क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में होता है, एडमिट होने के बाद में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है क्या, निडल स्टिक को इंजरी होने से प्रिवेंट करता है क्या, मेडिकेशन की एरर को रोकता है, या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन को रोकता है। याद रखना, अपन जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं, पीपी जो पहनते हैं, या फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशन के लिए जो भी यूज करते हैं वो किसके लिए काम आता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। यानी एक मरीज से दूसरे मरीज के अंदर ट्रांसफर ना हो, बीमारी एक मरीज से दूसरे मरीज में ट्रांसफर ना हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करते हैं। क्लियर है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन में क्या क्या चीजें होती हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में, इसमें पीपी आता है आपका, मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, गाउन और ग्लासेस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके यूनिवर्सल प्रिकॉशन के आर्टिकल्स हैं, जो हम क्या करते हैं किसी भी मरीज को केयर देते टाइम में हम उसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन में इनको पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, क्विक रिवीजन है, 10 क्वेश्चन हमें तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंडामेंटल के वो टिल नोटसेट 9, ठीक है, 14 तारीख तक आपको ये जो है वो डेली आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। क्या नर्सिंग प्रोसेस में आप असेसमेंट करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, डायग्नोस भी करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं, कौन सा काम हम नहीं करते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें आंसर। Which of the following is not a part of nursing process, नर्सिंग प्रोसेस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो पहला है असेसमेंट, बिल्कुल असेसमेंट करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं और डायग्नोसिंग भी करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं करते हैं अपन। ठीक है, एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। तो इसके लिए यदि हम देखें नर्सिंग प्रोसेस को देखें अपन, देखो पहली चीज है नर्सिंग प्रोसेस में आता है असेसमेंट, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पेशेंट की कंडीशन के बारे में
वो सारी की सारी कंडीशंस को असेस करते हैं, फिर उन कंडीशंस को देख के क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट की रियल प्रॉब्लम क्या है। डायग्नोस करने के बाद में प्लान करते हैं, गोल सेट करते हैं कि क्या क्या केयर हमें देनी चाहिए, क्या जरूरत है मरीज को, वो सारी चीजें हम प्लान करते हैं। फिर इन प्लानिंग की हुई चीजों को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में लास्ट में इवालुएट करते हैं कि मरीज की जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन हुआ कि नहीं। लेकिन अब ये बताओ कि यहाँ पे एग्जामिनेशन का कहीं नाम आया है क्या? यहाँ पे एग्जामिनेशन का कोई नाम आया है क्या? नहीं आया दोस्तों, यहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब जो आंसर था, क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट भी है, प्लानिंग भी है, डायग्नोसिस भी है, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रखना, नोट सेट की एग्जाम देने जब भी आप जाओगे तो एग्जाम देने के बाद में सबसे बड़ा यही होता है कि मेरे को तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो गया। अब उस आते हुए क्वेश्चन को गलती होने से रोकने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर ऐसे वर्ड्स दे रखे हो जो आपको क्वेश्चन गलत करवा रहे हो। जैसे इसके अंदर नोट दे दिया, ठीक है, नोट ए पार्ट है, आप क्या करोगे, पार्ट के अंदर सबसे पहले देखोगे यार असेसमेंट आता है, असेसमेंट को टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, 2 बार कम से कम रीड करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेके आए हैं, वो है द बेस्ट पोजीशन फॉर पेशेंट अंडरगोइंग ए लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के लिए, एलपी करने के लिए हमें बेस्ट पोजीशन जो है वो कौन सी देनी है। लंबर पंक्चर के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी देनी है, सबको पता है कौन सी होती है, सी शेप्ड पोजीशन होती है। कौन सी होती है? सी शेप्ड पोजीशन होती है। याद रख लेना, नहीं भी सुना है तो ये क्वेश्चन आपका सामने आ सकता है, इसकी डायग्राम भी दे सकता है कि इस वाले पेशेंट के अंदर कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो कौन सी पोजीशन है लंबर पंक्चर के लिए, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेटरल, डेक्यूबिटस विथ नी फ्लेक्स्ड और सेमी फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, सेमी फाउलर्स। देखो 2 ही चीजें होती हैं, या तो पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में होता है लंबर पंक्चर के टाइम में, सिटिंग पोजीशन, या फिर साइड लाइन पोजीशन में होता है, साइड लाइन पोजीशन में हो सकता है। अब इन दोनों में भी है, इन दोनों में भी एक ट्विस्ट है। सिटिंग और साइड लाइन में क्या होता है, ये सी शेप बना के रखता है अपनी बॉडी की। ठीक है, अपनी बॉडी का क्या करता है, सी शेप बना के रखता है। सामने देखो डायग्राम के अंदर, डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये क्या है, साइड लाइन पोजीशन है। साइड लाइन पोजीशन के अंदर अपने आप को क्या कर रहा है, बीच में से सी शेप बना के रखा, यानी जो इसके नीज है वो इसकी चिन को छूने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, पीछे का जो कर्व है, आपके स्पाइनल कोड का जो कर्व है वो अच्छे से बन जाए और हम जो है वो लंबर पंक्चर इजीली कर सके। प्रेफर्ड साइट कौन सी होती है, L3 L4 करते हैं अपन। ठीक है, L3 L4 और L4 L5 भी करते हैं। ठीक है, तो सिटिंग पोजीशन यूज करते हैं और लाइंग पोजीशन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आपके सामने जो है वो कहीं ऑप्शन आया है क्या उस चीज का? देखो सुपाइन, प्रोन, सेमीफाउलर्स नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, लेटरल, डेक्यूबिटस विथ नी फ्लेक्स, यानी सी से पोजीशन बन रही है मरीज की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द आइडियल एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन का साइट ऑफ एंगल यानी इंसर्शन ऑफ एंगल क्या होता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। इनमें से कौन सा एंगल होता है जो कि आईडी इंजेक्शन के लिए देते हैं अपन। आईडी क्या काम में आता है भैया, आईडी हम कहाँ पे काम करते हैं, एसएसटी चेक करते हैं। ठीक है, यानी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं आईडी रूट के थ्रू। क्लियर है, तो उस टाइम में हम जो है वो उसका एंगल जो होता है वो एंगल कितना रखते हैं। चलो डायग्राम से समझते हैं इसको, कि सारे जो जितने भी इंजेक्शन है उनको डायग्राम से समझते हैं। ये इंजेक्शन आपका कौन सा है, इंट्राडर्मल, जो बिल्कुल कितने एंगल पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है। सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होता है वो कितने डिग्री पे लगता है आपका, 45 डिग्री के एंगल पे लगता है। 15 डिग्री पे लगता है, 25 डिग्री पे लगता है आपका इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं 25 डिग्री पे, और इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री के एंगल पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अब देखो देखा जाए तो ये जो इंजेक्शन है, स्किन की लेयर कौन कौन सी होती है, बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, फिर उससे नीचे होती है डर्मिस। ठीक है, डर्मिस के बाद में होता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस लेयर होती है, और अंदर ही अंदर वाली कौन सी होती है, मसल लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर भी होती है, लेकिन हमें इंजेक्शन को समझना है। तो मसल्स के अंदर तो इंजेक्शन लगाते हैं कौन सा, आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। सबक्यूटेनियस के अंदर कौन सा लगाते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। डर्मिस के अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है, तो आईवी जो इंजेक्शन है वो आईवी इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, डर्मिस के अंदर। और इंट्राडर्मल जो होता है वो किस में लगाते हैं अपन, एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर लगाते हैं। तो आईडी इंजेक्शन का
इंसर्शन ऑफ एंगल कितना होता है, 10 से 15 डिग्री होता है। आईवी का पूछ ले तो 25 डिग्री होता है, और सबक्यूटेनियस का पूछ ले तो 45 डिग्री होता है, और इंट्रामस्कुलर का पूछ ले तो 90 डिग्री। इसी के साथ में यदि आपको ये वाले डायग्राम दे दे तो इसको भी समझना है आपको, क्योंकि नोरसेट का भरोसा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बना लेगा। यदि ये वाला इस तरीके से दे रहा है कोई मरीज इंजेक्शन, तो वो इंट्राडर्मल रखना है। यदि 25 डिग्री का मिल रहा है तो इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको। सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री पे और 90 डिग्री पे कौन सा लगता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब आपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन अपना ये था कि व्हाट इज द आइडियल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे कौन सा था, आईएम इंजेक्शन था। ठीक है, ये कौन सा था, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन था। 30 डिग्री पे यानी 25 से 30 पे, क्यों 25 से 30 में कौन सा दे रहे थे अपन, आईवी दे रहे थे, और 10 से 15 में क्या दे रहे थे, सबक्यूटेनियस। तो आंसर क्या आ गया आपका, सबक्यूटेनियस आंसर करेक्ट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ असेसिंग ए पेशेंट्स कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर का मतलब याद रख लो रियल टेम्परेचर। कोर का मतलब क्या होता है, रियल टेम्परेचर, याद रख लेना। कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है रियल टेम्परेचर। वो कौन से मेथड से लेंगे, ओरल से लेंगे, एक्सिलरी से लेंगे, रेक्टल से लेंगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर से लेंगे। ठीक है, तो कोर बॉडी टेम्परेचर का याद रख लेना। रियल टेम्परेचर हमें किससे पता चलता है, रेक्टल थर्मोमीटर से। किससे पता चलता है, रेक्टल थर्मोमीटर से। अब देखो, रेक्टल थर्मोमीटर से मान लो टेम्परेचर है आपका 97 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि टेम्परेचर है। ये है कौन सा, रेक्टल का। ठीक है, रेक्टल का कौन सा है, 97 डिग्री। अब यदि हम बात करें एक्सिलरी का कितना होगा, एक्सिलरी का कितना होगा, और ओरल का कितना होगा। ठीक है, एक्सिलरी और ओरल का। क्लियर है। अब देखो, एक्सिलरी और ओरल के अंदर, ओरल और एक्सिलरी में कितने का डिफरेंस होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। ठीक है, और रेक्टल और ओरल के अंदर क्या होता है आपका, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोर बॉडी टेम्परेचर कौन सा होता है, रेक्टल थर्मोमीटर। अब इसी के साथ में बोला मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मेथड कौन सा है, वो ओरल भी यूज करते हैं और एक्सिलरी भी यूज करते हैं। दोनों ऑप्शन एक साथ में आएंगे नहीं। अब देखो कौन सा थर्मामीटर यूज करते हैं। आजकल मरकरी थर्मामीटर जो है उसको स्टॉप कर दिया है, क्योंकि एक्सीडेंटली उसके कई नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से उसको आजकल बंद कर दिया गया। तो आजकल क्या करते हैं अपन, डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं। क्लियर है। व्हाट इज द रिकमेंडेड, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग ए पेशेंट विद ए सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी। किसी मरीज की स्पाइनल इंजरी हुई है तो उसका मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रायोरिटी बेसिस जो है वो कौन सा काम है अपना। पहला, चेक वाइटल्स, मरीज के वाइटल लेने। दूसरा, इमोबिलाइज द स्पाइन। तीसरा है असेस एयरवे। और चौथा है प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी। किसी मरीज की स्पाइनल कॉर्ड टूट गई है, इंजरी हुई है, तो आपको प्रायोरिटी पे क्या काम करना है। देखो, असेस जो है, एयरवे जो है वो नो डाउट आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर फर्दर इंजरी को रोकने के लिए सबसे पहले मरीज को हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज द स्पाइन। स्पाइन को इमोबिलाइज करके, यानी मरीज को ऐसा नहीं है कि तुम इधर साइड में उठा रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है कि इसको करवट दिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, साइड में लेके जा रहे हैं। पहले आपको स्पाइन को इमोबिलाइज करना है, फिर आपको एयरवे असेस करना है, इसके लिए अलग होता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, इमोबिलाइज द स्पाइन। इसका क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन होगा किसका, स्पाइनल कॉर्ड, सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए। सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए मोस्ट प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ असेप्टिक टेक्निक्स। प्रिंसिपल ऑफ असेप्टिक टेक्निक्स नहीं है, नोट आ गया, याद रखना। मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन में आपके कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन को डिफाइन कर देते हैं और आपको आंसर तक लेके जाते हैं। तो पहला है नोट ए असेप्टिक टेक्निक, कौन सी नहीं है, मेंटेनिंग स्टेरिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, आपको इक्विपमेंट्स की स्टेरिलिटी स्टेराइल रखना जरूरी है। यूजिंग ग्लव्स ड्यूरिंग ड्रेसिंग चेंजेस, बिल्कुल ग्लव्स भी आपको यूज करने हैं ड्रेसिंग चेंजेस के टाइम में। अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस, जो भी कंटामिनेटेड सरफेस है उनको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आप ना करें। और अगला है स्टेलाइजिंग द पेशेंट्स स्किन। ठीक है, स्टेलाइजिंग द पेशेंट्स स्किन, आपने अपने नर्सिंग की कोर्स के टाइम में ऐसा कुछ वर्ड पढ़ाया गया कि अपन को पेशेंट की स्किन को स्टेलाइज करते हैं। स्टेलाइजेशन हम किससे करते हैं, ऑटोक्लेव से करते हैं, या फिर गामा रेडिएशन से करते हैं, या फिर अदर मेथड यूज करते हैं। लेकिन पेशेंट की स्किन को स्टेलाइज नहीं करते, पेशेंट की स्किन को क्या करते हैं अपन, डिसइंफेक्टेड करते हैं, डिसइंफेक्टेड
करते हैं, जो पेंटिंग के थ्रू करते हैं अपन बीटाडीन वगैरह यूज करके, बीटाडीन वगैरह यूज करके एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स यूज करके डिसइंफेक्ट करते हैं उसकी स्किन को। तो यहाँ पे नोट पूछा है, नोट ए प्रिंसिपल ऑफ सेप्टिक टेक्निक। सेप्टिक टेक्निक का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, डी इज करेक्ट आंसर, स्टेलाइजिंग द पेशेंट। इसकी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, which is the preferred method to verify the placement of nasogastric tube? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। nasogastric tube को वेरीफाई करने का इंपॉर्टेंट प्रेफर्ड मेथड कौन सा होता है? पहला, इंजेक्टिंग द एयर एंड लिसनिंग द गर्गलिंग साउंड, बिल्कुल ये करते हैं हॉस्पिटल प्रैक्टिस में, सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही है। दूसरा, चेकिंग पीएच ऑफ एस्पिरेट। तीसरा, ऑब्जर्विंग फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। चौथा, आस्किंग द पेशेंट टू स्वेलो। ठीक है, देखो आपको पता है जब भी एनजी ट्यूब रखते हैं तो मरीज को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेथोस्कोप रख के आवाज 50 ml की सिरिंज से एयर पुश करके क्या करते हैं, हम आवाज सुनते हैं। उससे क्या होता है, पता चल जाता है, लेकिन कंफर्म मेथड नहीं है, कंफर्म मेथड नहीं है। वो करने के बाद में क्या करवाते हैं, या तो उसकी पीएच टेस्टिंग करते हैं या फिर उसका क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे जब तक नहीं होता तब तक मरीज को फीडिंग नहीं देते हैं, आरटी के थ्रू, राइस ट्यूब के थ्रू फीडिंग जो है वो तब तक नहीं देते हैं जब तक कंफर्म पता नहीं चल जाए कि पेशेंट की जो ये राइल्स ट्यूब है वो एब्डोमेन के अंदर है, स्टमक में है कि नहीं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आस्किंग द पेशेंट टू स्लो, ये कौन से टाइम का काम है, जब पेशेंट के अंदर अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं। एनजी ट्यूब जब इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम की बात है, इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम की बात है, स्वेलो करवाना है। प्लस एब्डोमिनल डिस्टेंशन चेक करते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी चेक कर सकते हैं, ये एयर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा चेकिंग द पीएच ऑफ एस्पिरेट, यानी जो आपका एस्पिरेट किया हुआ मटेरियल आ रहा है किससे, स्टोमक से, स्टोमक से जो भी हम एस्पिरेट कर रहे हैं उसकी पीएच टेस्टिंग करते हैं। यदि पीएच आपकी 1.32 3.5 आ रही है, इसका मतलब वो कंटेंट किसका है, गैस्ट्रिक कंटेंट है। किसका है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, यानी स्टमक का है। ठीक है, स्टमक का है, और उसी स्टमक के कंटेंट का देखने के आधार पे हम क्या बता देंगे कि एनजी ट्यूब जो है वो कहाँ है, आपकी स्टमक के अंदर। क्लियर है, तो प्रेफर मेथड कौन सा यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक्सरे आ जाता, ठीक है, यहाँ पे यदि एक्सरे आ जाता और पीएच नहीं आता तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, एक्सरे, क्योंकि आपकी एनजी ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक रेडियो पे एक लाइन होती है जिससे पता चल जाता है कि ये जो ट्यूब है वो कहीं किंक तो नहीं हो गई है, सीधी कहाँ गई है, स्टमक के अंदर गई है। क्लियर है, ये था आज का सेशन अपना एमसीक्यू का 10 क्वेश्चन। मिलते हैं कल की एक और क्लास, शानदार क्लास के अंदर, इससे अगले आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि फंडामेंटल के होने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको नोरसेट की एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अभी लाइक सब्सक्राइब करें, और कल जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम तैयार करवा रहे हैं नोरसेट के लिए एक महामैराथन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं लगभग 500 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो नोरसेट 9 के अंदर आएंगे। उनको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन को बॉक्स को क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अंदर जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हुए हैं उनसे आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोरसेट जो 9 है उसके स्टडी मटेरियल और उससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो हम आपको दे सकें। तो मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।